हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, घटना चक्र बीपीएससी प्री के लिए जो बुक थी 1992 से 2022 तक के जितने भी प्रैक्टिस सेट है इसमें, जितने भी प्रीवियस ईयर में पेपर हुए हैं बीपीएससी के, उन सभी का समावेश है इसमें। तो इसी को हम देख रहे थे। इसमें हम हिस्ट्री कर चुके हैं, पॉलिटी कर चुके हैं, ज्योग्राफी कर चुके हैं तथा बिहार स्पेशल भी हम इसमें कवर कर चुके हैं। ये जो क्लासें चल रही हैं वो बीपीएससी टीचिंग एग्जाम के लिए चल रही हैं, जो आपका 24 अगस्त से स्टार्ट है। तो दोस्तों, आज हमारी क्लास रहेगी सामान्य विज्ञान, जनरल नॉलेज, जिसमें हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों चीज़ें देखेंगे। तो जनरल नॉलेज की हमारी क्लास रहेगी, ये पहली क्लास रहेगी। दो क्लासों में हम 2 या 3 क्लास, मैक्सिमम 3 क्लासों में, एक में फिजिक्स कर लेंगे, एक में केमिस्ट्री और एक में बायोलॉजी। 3 क्लास में हम सामान्य विज्ञान को आपका खत्म कर देंगे। तो दोस्तों, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो दोस्तों, बहुत गलत बात है ये। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों में, अपने ग्रुपों में। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो सामान्य विज्ञान, जो कि आपसे पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन है भौतिकी के, देखते हैं हम भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स। फिलहाल हम फिजिक्स करेंगे, फिर केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी। तो फिजिक्स का पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन या ऑप्शन डी तांबा, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो करेक्ट आंसर आप सभी को पता होगा, ऑप्शन सी हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। साधारणतः हाइड्रोजन समस्थानिक प्रोटियम में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। भारी हाइड्रोजन समस्थानिक ड्यूटेरियम में 1 न्यूट्रॉन होता है, जबकि अत्यंत भारी हाइड्रोजन समस्थानिक ट्राइटियम में 2 न्यूट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगस्ट्रॉम इकाई है। ऑप्शन डी तरंगदैर्घ्य की, ऑप्शन बी ऊर्जा की, ऑप्शन सी आवृत्ति की, ऑप्शन डी वेग की, ऑप्शन ई में से कोई नहीं या एक से अधिक। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए वेवलेंथ, तरंगदैर्घ्य की इकाई है एंगस्ट्रॉम। एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर होता है एक एंगस्ट्रॉम बराबर। नेक्स्ट, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? आप सभी को पता है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है प्रकाश वर्ष। 1 लाइट ईयर बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर होते हैं। नेक्स्ट, आवृत्ति को मापा जाता है। आवृत्ति किसे कहते हैं? फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी को किस में मापा जाता है? ऑप्शन ए हर्ट्ज, ऑप्शन बी मीटर पर सेकंड, ऑप्शन सी रेडियन, ऑप्शन डी वॉट, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हर्ट्ज में मापा जाता है फ्रिक्वेंसी को। आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक हर्ट्ज होता है। एक सामान्य मनुष्य 20 हर्ट्ज से आवृत्ति को सुन सकता है, जिसे ऑडिबल साउंड कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, घड़ी में प्रयोग होने वाले कार्टेज क्रिस्टल होते हैं। ऑप्शन ए सोडियम सिलिकेट, ऑप्शन बी सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी जर्मेनियम ऑक्साइड, ऑप्शन डी टाइटेनियम डाइऑक्साइड, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सिलिकॉन डाइऑक्साइड होते हैं घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्टज क्रिस्टल। घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्टज क्रिस्टल सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 होते हैं। यद्यपि प्राकृतिक रूप में इनमें से कुछ रॉक क्रिस्टल और राइनस्टोन के रूप में पाए जाते हैं। वस्तुतः जिनका वाणिज्यिक रूप से उपयोग होता है वे मानव निर्मित होते हैं। क्वार्टर क्रिस्टल का रेडियो टेलीविजन में भी प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ट्ज में क्या माना जाता है, यानी क्या मापा जाता है? अभी पढ़ा हमने फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत शक्ति की इकाई है। ऑप्शन ए एम्पियर, ऑप्शन बी वोल्ट, ऑप्शन सी कूलम, ऑप्शन डी वॉट, ऑप्शन ई में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो आप सभी जानते हैं विद्युत शक्ति, घर में जो मीटर लगे होते हैं वो वॉट में मापे जाते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। विद्युत शक्ति यानी पावर बराबर होता है वर्क अपॉन टाइम, P = W/T, ये फॉर्मूला होता है। ऐसा ही मात्र वॉट होता है। नेक्स्ट, दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा क्या है? विजुअल जो स्पेक्ट्रम होता है उसकी वेवलेंथ की सीमा पूछ रहा है। ऑप्शन ए 1300 एंगस्ट्रॉम से 3900 एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन बी 3900 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन सी 7800 एंगस्ट्रॉम से 8200 एंगस्ट्रॉम या ऑप्शन डी 8500 एंगस्ट्रॉम से 9800 एंगस्ट्रॉम। ऑप्शन ई में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो करेक्ट आंसर आप सभी को पता होना चाहिए 3900 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। दृश्य स्पेक्ट्रम के संबंध में कोई निश्चित सीमा रेखा निर्धारित करना कठिन है। यह व्यक्ति की उम्र, आंखों की क्षमता, प्रकाश स्रोत की दूरी तथा तीव्रता आदि बातों पर निर्भर करता है। सामान्य तौर पर इसकी सीमा 320 नैनोमीटर से 860 नैनोमीटर या 1 एंगस्ट्रॉम में यह माना जाए 3200 एंगस्ट्रॉम से 8600 एंगस्ट्रॉम होगा। ठीक है। नेक्स्ट, सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? ऑप्शन ए 100 से 400 नैनोमीटर, ऑप्शन बी 400 से 700 नैनोमीटर या ऑप्शन सी 740 से 10,000 नैनोमीटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 400 से 700 नैनोमीटर में दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? सभी को पता है आपको, हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता, लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापते हैं, पायरोमीटर से सूर्य का तापमान मापते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, और हाइड्रोमीटर जो है द्रव और जल के तुलनात्मक घनत्व का मापन किया जाता है इससे, हाइड्रोमीटर से। नेक्स्ट, दाब की इकाई क्या है? ऑप्शन ए न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, ऑप्शन बी न्यूटन मीटर, ऑप्शन सी न्यूटन या ऑप्शन डी न्यूटन प्रति मीटर। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर दाब की इकाई होती है। प्रेशर, प्रेशर इक्वल क्या हो जाता है? फोर्स अपॉन एरिया। कितने फोर्स पर, कितने एरिया पर कितना फोर्स लगाया जा रहा है उसे कहते हैं प्रेशर। इसकी इकाई होती है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, क्योंकि फोर्स की तो न्यूटन, एरिया की मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। किसी तल के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब एक अदिश राशि है। कैसी है? अदिश, स्केलर क्वांटिटी है। दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, जिसके पास्कल भी कहते हैं। नेक्स्ट, दाब का मात्रक क्या है? ऑप्शन ए किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन बी किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर, ऑप्शन सी किलोग्राम प्रति mm, ऑप्शन डी किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो हमें पता है दाब का मात्रक कितना होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल, तो इनमें से कोई नहीं होता। ई ऑप्शन करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी अदिश राशि है? अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी पूछ रहा है। स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है? स्केलर क्वांटिटी वो होती हैं जिनमें ओनली परिणाम होता है, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। मैग्नीट्यूड होता है ओनली, डायरेक्शन नहीं होती है। ऑप्शन ए बल, ऑप्शन बी दाब, ऑप्शन सी वेग, ऑप्शन डी त्वरण, ऑप्शन ए इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। जो प्रेशर होता है दाब, उसमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है, उसमें डायरेक्शन नहीं होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। बाकी सभी ये त्वरण हो गया, वेग हो गया, बल हो गया, ये वेक्टर क्वांटिटी हैं जिन्हें सदिश राशि कहते हैं। वे राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है सदिश राशियाँ कहलाती हैं। बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग आदि। जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें अदिश राशियाँ कहते हैं। आयतन, दाब, चाल, दूरी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? मात्रक किसका नहीं है? ऑप्शन ए स्ट्रेस प्रतिबल, ऑप्शन बी बल, ऑप्शन सी स्ट्रेन विकृति, ऑप्शन डी दाब, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी एक से अधिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्ट्रेन, जिसे विकृति कहते हैं, उसका कोई भी मात्रक नहीं होता। किसी वस्तु की विमा में आया परिवर्तन और वस्तु की मूल विमा के अनुपात को विकृति कहते हैं। इसीलिए ऊपर का भी जो जैसे मीटर में है कोई दूरी, मीटर में ही वो बढ़ गई, यानी कि विमा में कितना परिवर्तन आया? डेल एम परिवर्तन आ गया। पहले कितनी थी? एम थी उसकी जो दूरी थी, तो कि ये भी मीटर में होगी, ये भी मीटर में, मीटर से मीटर कट जाएगा, तो इसकी कोई विमा इसलिए नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही कथन सुनिए। लाल प्रकाश का तरंगदैर्ध्य बैंगनी प्रकाश से कम है। ऑप्शन बी लाल प्रकाश का तरंगदैर्ध्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा है। ऑप्शन सी बैंगनी प्रकाश का तरंगदैर्ध्य हरे प्रकाश से ज़्यादा है, या ऑप्शन डी बैंगनी प्रकाश का तरंगदैर्ध्य पीले प्रकाश से ज़्यादा है। ऑप्शन इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो करेक्ट आंसर आप सभी को बताएं, लाल प्रकाश का तरंगदैर्ध्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। बैंगनी रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम, आवृत्ति सबसे अधिक होती है, जबकि लाल का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक तथा आवृत्ति न्यूनतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखता है। इस घटना का कारण क्या है? ऑप्शन ए प्रकाश का विवर्तन, ऑप्शन बी प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन सी प्रकाश का ध्रुवीकरण, या ऑप्शन डी प्रकाश का व्यतिकरण, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी प्रकाश का व्यतिकरण। प्रकाश का व्यतिकरण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहते हैं जैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है। ऑप्शन ए प्रोटॉन, ऑप्शन बी न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी न्यूक्लियस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। आप सभी को पता होगा ये ऑप्शन डी करेक्ट आंसर न्यूक्लियस। परमाणु का धनावेशित हिस्सा नाभिक या न्यूक्लियस कहलाता है। नाभिक परमाणु का केंद्रक होता है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन अवस्थित रूप में न्यूक्लियस कहलाते हैं, दोनों मिक्स रूप में। प्रोटॉन धनात्मक आवेशयुक्त मूलभूत कण तथा न्यूट्रॉन उदासीन होता है, जिस कारण नाभिक धनावेशित होता है। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान
1.67 गुणा 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। इसकी खोज क्रमशः अर्नेस्ट रदरफोर्ड प्रोटॉन की और तथा न्यूट्रॉन की जेम्स चैडविक ने की थी। लेकिन प्रोटॉन के लिए अगर अर्नेस्ट रदरफोर्ड के साथ साथ यहाँ गोल्डस्टीन भी दे रखा है ऑप्शन में, आपको गोल्डस्टीन अगर मिल जाए तो गोल्डस्टीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तित होने को क्या कहते हैं? आप सभी को पता है, ऑप्शन ए ऊर्ध्वपातन कहा जाता है, संघनन कंडेंसेशन होता है, इसे जमना कहते हैं, बाष्पन एवोपरेशन होता है, वाटर से वाष्प में परिवर्तित होने को कहते हैं, उबलना बॉइलिंग होता है। आप सभी जानते हो इस चीज़ को। नेक्स्ट, वह ताप बिंदु जिस पर ठोस द्रव गैसीय अवस्थाएं एक साथ रहती हैं कहलाता है, क्या कहते हैं उसे? क्वथनांक, गलनांक, हेमांक, या ऑप्शन डी त्रिक बिंदु, या ऑप्शन ई में से कोई नहीं, या एक से अधिक। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, त्रिक बिंदु कहते हैं उसे। त्रिक बिंदु पर टेम्परेचर कितना रहता है? 273.16 केल्विन या 0.01 डिग्री सेल्सियस जो होता है उसे कहते हैं त्रिक बिंदु। यहाँ पर तीनों पाए जाते हैं, द्रव, ठोस और वाष्प। याद रखना ये त्रिक बिंदु कितना होता है, ट्रिपल पॉइंट जो बोलते हैं जिसे 273.16 केल्विन होता है, ये आपको याद रखना है, यहाँ सेल्सियस नहीं लगाना है। 273.16 केल्विन और सेल्सियस में पूछे तो 0.01 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, कॉस्मिक किरणें हैं, ऑप्शन ए आवेशित किरण, ऑप्शन बी अनावेशित किरण, ऑप्शन सी आवेशित तथा अनावेशित दोनों हो सकती हैं, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए करेक्ट है। कॉस्मिक किरणें जो होती हैं वो आवेशित कण होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या दे रखा है। कॉस्मिक किरणें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं है, ये उच्च ऊर्जा के आवेशित कण हैं जो अंतरिक्ष में लगभग प्रकाश की गति के गमन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर G किस शब्द के लिए प्रयुक्त है? ऑप्शन ए ग्लोबल, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी गवर्नमेंट, या ऑप्शन सी जनरेशन, या ऑप्शन डी गूगल। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी जनरेशन। नेक्स्ट, रडार का आविष्कारक कौन था? ऑप्शन ए रॉबर्ट वॉटसन, ऑप्शन बी फ्लेमिंग, ऑप्शन सी बुशवाल, या ऑप्शन डी ऑस्टिन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए रॉबर्ट वॉटसन रडार के आविष्कारक थे। आप रॉबर्ट वॉटसन। स्कॉटिक भौतिकविद रॉबर्ट वॉटसन वॉट ने वर्ष 1935 में पहली प्रयोग रडार की फुल फॉर्म क्या होती है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग व्यवस्था का विकास किया था। द्वितीय विश्व युद्ध में इस व्यवस्था का उपयोग हवाई हमलों से पूर्व सचेत करने के लिए किया गया था। नेक्स्ट, गॉड पार्टिकल है, ऑप्शन ए न्यूट्रिनो, ऑप्शन बी हिग्स बोसन, ऑप्शन सी मैसॉन, ऑप्शन डी पॉजिट्रॉन, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हिग्स बोसन होता है गॉड पार्टिकल। हिग्स बोसन एक मूल कण है जिसकी प्रथम परिकल्पना वर्ष 1964 में की गई। इसका प्रायोगिक सत्यापन 14 मार्च 2013 को किया गया। वैज्ञानिक समुदाय के बाहर और मीडिया द्वारा अक्सर इस कण को ईश्वरीय कण या गॉड पार्टिकल उपनाम से संदर्भित किया जाता है। हिग्स बोसन कण की खोज करने वाले वैज्ञानिकों की जोड़ी ब्रिटेन के पीटर डब्ल्यू हिग्स तथा बेल्जियम के डब्ल्यू एंगलर्ट को वर्ष 2013 में भौतिक विज्ञान क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो हिग्स बोसन की खोज भी पूछ सकता है किस किसने की थी? पीटर डब्ल्यू हिग्स ने, और बेल्जियम के कौन थे? डब्ल्यू एंगलर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर सीवी रमन को भौतिक का नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? ऑप्शन ए 1928, ऑप्शन बी 1930, ऑप्शन सी 1932, या ऑप्शन डी 1950। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेनेशन देखते हैं किस किस को कब कब नोबेल पुरस्कार मिला है। रविंद्रनाथ ठाकुर को साहित्य के लिए 1913 में सबसे पहले मिला था। रविंद्रनाथ ठाकुर को साहित्य में मिला था 1913 में। फिर सीवी रमन को भौतिक में 1930, हरगोविंद खुराना को चिकित्सा में 1968 में, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भौतिकी में 1983, मदर टेरेसा को शांति में 1979 में। उसके बाद फिर अमर्त्य सेन को मिला था अर्थशास्त्र में 1998 में, कैलाश सत्यार्थी को शांति के लिए 2014, वी रामकृष्णन को रसायन में 2009 और अभिजीत बनर्जी को अर्थशास्त्र में 2019 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट, टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी जेम्स वाट, ऑप्शन सी हम्फ्री डेवी, या ऑप्शन डी गैलीलियो। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी गैलीलियो ने टेलीस्कोप की खोज की थी। किसने? गैलीलियो टेलीस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए राइट ब्रदर्स, ऑप्शन सी जेम्स वाट, ऑप्शन सी हम्फ्री डेवी, या ऑप्शन डी वॉन ब्राउन। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए राइट ब्रदर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 माइक्रोन बराबर है ऑप्शन ए 1/10 mm, 1/100 mm,
1/1000 mm या 1/10,000 mm। तो आप सभी को पता है 1 mm बराबर 10⁻³ mm होता है, जो कि 1/1000, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर 1/1000 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल है, फ़ारेनहाइट पर कितना हो जाएगा 40 डिग्री सेंटीग्रेड? ऑप्शन ए 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी 102 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन डी 75 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन ई में से कोई नहीं या एक चलिए। तो दोस्तों इसके लिए आपको सभी को फॉर्मूला पता होगा, C/5 इक्वल F-32/9, ये आप सभी को पता है। तो डिग्री सेल्सियस हमें फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, 40 डिग्री सेल्सियस हमें दे रखा है, तो डिग्री सेल्सियस में हमें फ़ारेनहाइट में करना है। डिग्री सेल्सियस 40/5 इक्वल टू F-32/9। तो ये 5 से 8 बार, 8 ने 72, तो ये हो गया आपका F-32 इक्वल 72। तो F इक्वल कितना हो जाएगा, 2 और 2 4, 7 और 3 10, 104 फ़ारेनहाइट हो जाएगा फ़ारेनहाइट में। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। जिस आपको सभी को फॉर्मूला याद रखना है, बस कन्वर्ट करने के लिए कोई भी कन्वर्ट करने के लिए आपसे पूछ रहे, आप हर किसी को इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। फॉर्मूला क्या है आपका, फॉर्मूला है आपका C/5 इजिकल टू F-32/9। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए। यही यहाँ पर लिख दिया गया है, F को इधर लाकर 9/5C + 32 करके, वही सेम चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए रंगीन पदार्थों की पहचान करने में, ऑप्शन बी पदार्थों की संरचना निर्धारण में, ऑप्शन सी रंगीन पदार्थों के प्रभावी आचरण में, या ऑप्शन डी एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, एक पदार्थ से मिश्रण को अलग करने में क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का उपयोग किया जाता है। लोलक की कालावधि, ऑप्शन ए द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करती है, या ऑप्शन बी लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, या ऑप्शन सी समय के ऊपर निर्भर करती है, ऑप्शन डी तापक्रम के ऊपर निर्भर करती है। तो आप सभी को पता होगा टाइम पीरियड का फॉर्मूला T = 2π √L/G। तो सभी जानते हैं किस पे, लोलक की जो कालावधि टाइम पीरियड जो होता है वो लेंथ पे और ग्रेविटी पे निर्भर करता है। तो किस पर करता है, लेंथ पे। ऑप्शन बी लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल गुणनफल है, फोर्स की पूछ रहा है गुणनफल। तो आप सभी को पता है फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, m × a, मास × एक्सेलरेशन। तो ऑप्शन ए द्रव्यमान और वेग का, ऑप्शन ए द्रव्यमान और त्वरण का, ऑप्शन सी भार और वेग का, या ऑप्शन डी भार और त्वरण का। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द्रव्यमान और त्वरण का, F = ma। त्वरण निकालने के लिए त्वरण पूछे आपको, एक्सेलरेशन परिवर्तन जो पूछता है वो उसका फॉर्मूला होता है v2 - v1/t, चेंज इन वेलोसिटी बटा टाइम जो होता है वो त्वरण का फॉर्मूला हो जाता है। तो F = ma, a बराबर v - u/t या फिर v2 - v1/t, जहाँ ये होता है ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है, अभी बताएं। ए ऑप्शन ए करेक्ट है, v - u/t। u जो होता है ये आपका, ये इनिशियल या प्राइमरी एक्सेलरेशन होता है, सॉरी वेलोसिटी होती है, इनिशियल वेलोसिटी u, और v होती है आपकी फाइनल वेलोसिटी, और t टाइम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश नहीं है, यानी कौन सी राशि अदिश है वो पूछ रहा है आपसे। ऑप्शन ए विस्थापन, ऑप्शन बी वेग, ऑप्शन सी बल, या ऑप्शन डी आयतन। वेग, विस्थापन, आयतन सदिश राशि है, ये आप सभी ने पढ़ा है। आयतन जो है वो अदिश राशि है, इसमें आयतन में दिशा नहीं होती, परिमाण होता है उनमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। संवेग और वेग का जो अनुपात होता है, संवेग क्या होता है, संवेग होता है द्रव्यमान गुणा वेग, P = द्रव्यमान गुणा वेग, संवेग बराबर, और वेग हो गया v के अनुपात से जो राशि प्राप्त की जाती है वो क्या होता है, तो P बराबर क्या बचता है, m क्या होता है आपका, मास यानी कि द्रव्यमान, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है, 1 किलोमीटर दूरी में क्या होता है, तो आप सभी ने पढ़ा है 1 किलोमीटर बराबर क्या, 1000 मीटर, आप सभी ने पढ़ा होगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, 1000 मीटर 1 किलोमीटर दूरी पर बराबर। देखते हैं, 1 किलोमीटर दूरी में 1000 मीटर होते हैं, 100 मीटर में 1 हेक्टोमीटर होता है, 1000 सेंटीमीटर में 1 डेकामीटर होता है, और 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है। नेक्स्ट,
एक पिकोग्राम बराबर होता है ऑप्शन ए 10⁻⁻6 ग्राम के, ऑप्शन बी 10⁻9 ग्राम के, ऑप्शन सी 10⁻12 ग्राम के, ऑप्शन डी 10⁻15 ग्राम के। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पिको है तो 10⁻12 ग्राम के। नेक्स्ट, आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल, आप लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर जो आपके द्वारा बल लग रहा है वो क्या है? ऑप्शन ए लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से ऊपर जाते समय शून्य होगा, या ऑप्शन डी लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकंड के त्वरण से नीचे आते समय शून्य होगा, या ऑप्शन सी लिफ्ट के 9.8 मीटर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से किसी भी दिशा में जाते समय शून्य होगा, या ऑप्शन डी लिफ्ट के त्वरण के दर बदलने से प्रभावित नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकंड के त्वरण से नीचे आते समय शून्य होगा, क्योंकि जब आप लिफ्ट में खड़े हो और लिफ्ट से जब आप नीचे आओगे तो आपका वेट ऊपर की तरफ चला जाएगा, आप हल्का सा महसूस करते हो लिफ्ट जब नीचे की तरफ आती है, तो वही इसी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक पंख, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई में स्वतंत्रतापूर्वक एक साथ गिर रहे हैं तो ऑप्शन ए पंख पहले जमीन पर पहुंच जाएगा, ऑप्शन बी देखते हैं, ऑप्शन बी रबर की गेंद जमीन पर पहले पहुंच जाएगी, या ऑप्शन सी लकड़ी की सबसे गेंद पहले पहुंचेगी, ऑप्शन डी तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी, तीनों एक साथ पहुंचेंगी। अब आप सोच रहे होंगे क्यों? दोस्तों, निर्वात में जब हम कितनी भी भारी चीज़ हो, कितनी भी हल्की चीज़ हो, तो उससे निर्वात में कोई फर्क नहीं पड़ता है। निर्वात में सभी चीज़ें एक साथ आती हैं, निर्वात में वजन से, वेट से कोई फर्क नहीं, द्रव्यमान से कोई फर्क नहीं पड़ता है। निर्वात की स्थिति में वायु प्रतिरोध शून्य होने के कारण पंख, रबर और गेंद लकड़ी की गेंद के एक समान ऊंचाई स्वतंत्रतापूर्वक एक साथ गिराए जाने पर तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे, क्योंकि उनका अंतिम वेग v=2gh उनके द्रव्यमान से स्वतंत्र होगा। नेक्स्ट, वायु में ध्वनि तरंगें होती हैं, ऑप्शन ए तिरछी, ऑप्शन बी अनुदैर्ध्य, या ऑप्शन सी विद्युत चुम्बकीय, ऑप्शन सी ध्रुवीकृत, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो आप सभी ने पढ़ा होगा, ऑप्शन बी अनुदैर्ध्य होती हैं करेक्ट आंसर। ध्वनि तरंगें यांत्रिक तरंगें कहलाती हैं, कौन सी? मैकेनिकल वेव कहते हैं, क्योंकि उनमें संचरण के लिए द्रव्यमान माध्यम ठोस, द्रव्य या गैस की आवश्यकता होती है। वायु या गैस में ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य होती हैं, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल होती है, क्योंकि इस माध्यम के घटक तरंग की दिशा के अनुदिश दोलन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है? ऑप्शन ए ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन, ऑप्शन बी आसवन डिस्टिलेशन, ऑप्शन सी क्रोमेटोग्राफी, ऑप्शन डी आंशिक आसवन, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन के द्वारा रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को अलग किया जा सकता है। नेफ्थलीन ऊर्ध्वपातन का गुण प्रदर्शित करता है, अतः रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन द्वारा अलग किया जा सकता है। ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ ठोस अवस्था से वाष्प अवस्था में बिना तरल अवस्था ग्रहण किए परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? अभी देखा ऊपर हमने वॉट, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए वोल्ट मीटर विभवांतर, एमीटर विद्युत धारा, पोटेंशियोमीटर विद्युत वाहक बल, गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध, या ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो आप सभी को पता होगा वोल्ट मीटर विभवांतर की है, विद्युत धारा की एमीटर, पोटेंशियोमीटर विद्युत वाहक बल के लिए यूज होता है, लेकिन गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध के लिए यूज नहीं होता। गैल्वेनोमीटर का प्रयोग एक छोटी विद्युत धारा या उसके प्रकार का मापन करने के लिए किया जाता है। विद्युत प्रतिरोध का मापन ओम मीटर द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टरबाइन एवं डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? टरबाइन या डायनेमो से, ऑप्शन ए रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन बी सौर ऊर्जा, ऑप्शन सी मैकेनिकल ऊर्जा, या ऑप्शन डी मैग्नेटिक ऊर्जा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैकेनिकल ऊर्जा का प्रयोग करते हैं डायनेमो या टरबाइन से बिजली प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट, 100 वाट का बिजली बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च होगा। ऑप्शन ए 0.1 इकाई, ऑप्शन बी 1 इकाई, ऑप्शन सी 10 इकाई, या ऑप्शन डी 100 इकाई। तो ये न्यूमेरिकल टाइप है, देखते हैं। जो वाट होती है, वाट पर घंटा में अगर बिजली खपत होती है वो होती है 1000 वाट पर आवर, 1000 वाट पर आवर होती है। तो ये बात कर रहा है कितनी? 100 वाट बिजली, 100 वाट बिजली अगर हम कितने घंटे तक, 10 घंटे तक 100 वाट बिजली 100 वाट 10 घंटे तक खपत करेंगे तो कितनी हो जाएगी? 1000 वाट। और 1000 वाट कब होती है? पर आवर में, 1000 वाट पर आवर में होती है।
तो ये कितने की इकाई हो जाएगी, 1 इकाई की इकाई हो जाएगी ये बिजली खर्च की 1000 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो समांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध इतना इतना है। यदि एक प्रतिरोध का मान 2 किलो ओम हो तो दूसरे प्रतिरोध का मान होगा। ऑप्शन ए 1.403 किलो ओम, ऑप्शन बी 2 किलो ओम, ऑप्शन 3 है 3.403 किलो ओम, या ऑप्शन डी 4.70 किलो ओम, या ऑप्शन ए इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 4.70 किलो ओम। देखते हैं कैसे। कुल प्रतिरोध कितना दे रखा है इसका, 1.403 ओम दे रखा है कुल प्रतिरोध। R1 2 किलो ओम दे रखा है। तो हम जानते हैं जब हमारा ये पैरेलल में होता है तो पैरेलल में लगे हो कैसे लगा निकालते हैं, 1/R बराबर 1/R1 प्लस के 1/R2 डॉट 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 चलता रहता है ये। तो यहाँ से 1/R बराबर हो जाएगा हमारा 1/R1 प्लस R2 अपॉन में R1 इंटू R2, ये हो जाएगा हमारा 1/R बराबर। लेकिन हम इसे अगर R में लिखेंगे तो R में वो उल्टा हो जाएगा, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। यहाँ हमें वैल्यू रख देनी है, R की वैल्यू हमें दे रखी है 1.403 बराबर R1 की वैल्यू, R1 बराबर 2 किलो ओम दे रखा है, यानी कि R1 बराबर 2 किलो ओम 2R2, R1 बराबर 2 रख देंगे और R2 हमारा है ही है ये, R1 की जगह पे 2 प्लस R2। अब इन्हें हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में इससे 2 का गुणा कर देंगे, प्लस में R2 करके ये आ जाएगा। 2 का गुणा करने के बाद में ये कितना आएगा, 3 दूनी 6, 0 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 2.806 आ गया। ये बन जाएगा। अब यहाँ R2 भी लगा देंगे, R2 भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.03 R2, इसमें से 2R2 में से इसे माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, ये बच जाएगा हमारा 597 R2। इसे डिवाइड कर देंगे, इसे डिवाइड करने के बाद में हमारा आंसर आ जाएगा जो कि आएगा हमारा 4.70 किलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। ऑप्शन ए जस्ता, ऑप्शन बी सल्फ्यूरिकम, ऑप्शन सी अमोनियम क्लोराइड, या ऑप्शन डी मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अमोनियम क्लोराइड होता है एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य। एक सामान्य सेल में अमोनियम क्लोराइड या जिंक क्लोराइड को विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयोग किया जाता है तथा मैग्नीशियम डाइऑक्साइड को कैथोड के रूप में उपयोग किया जाता है। कैथोड के रूप में क्या है, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। नेक्स्ट डायनेमो हमने अभी पढ़ा है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट देखते हैं, डायनेमो में आर्मेचर चुंबकीय बल क्षेत्र में घूर्णन करता है। तो पूछता है आर्मेचर कहाँ घूर्णन करता है, डायनेमो में चुंबकीय बल क्षेत्र में करता है, जिससे विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बल उत्पन्न होता है। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत मोटर में क्या होगा, विद्युत ऊर्जा को किस में बदलेगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है। ऑप्शन ए वोल्टमीटर, ऑप्शन बी एमीटर, या ऑप्शन सी वोल्टामीटर, या ऑप्शन डी पोटेंशियोमीटर। ऑप्शन ए इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, एमीटर विद्युत धारा मापक यंत्र है। पोटेंशियोमीटर किसी सेल के इलेक्ट्रो ईएमएफ का मापन करने वाला उपकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है। अभी देखा हमने एमीटर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग अलग करने का क्या तरीका है। ऑप्शन ए एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, ऑप्शन बी फिल्टर से, ऑप्शन सी पौधों के रंगों से, ऑप्शन डी रंगों को अलग अलग नहीं किया जा सकता। तो आप सभी ने पढ़ा होगा प्रिज्म से, ऑप्शन ए प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। आपतित प्रकाश प्रिज्म द्वारा रंगीन पट्टियों में विभक्त हो जाते हैं जो 7 रंगों, जिन्हें विबग्योर कहते हैं, विबग्योर। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी ऐनक के लेंसों की शक्ति पावर है 2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी। फोकस दूरी की बात कर रहा है। ऑप्शन ए 2000 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 100 सेंटीमीटर, या ऑप्शन सी 50 सेंटीमीटर, या ऑप्शन डी 2 सेंटीमीटर। तो पावर बराबर क्या होता है, 1/f होता है ये मीटर में, और जहाँ बात सेंटीमीटर की आ जाए वहाँ होता है पावर बराबर 100/f हो जाता है सेंटीमीटर में। तो पावर कितनी दे रखी है 2 = 100/f। फोकस दूरी f पूछिए, तो
F बराबर हो जाएगा 100/2, यानी कि ऑप्शन सी 50 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? आप सभी को पता है, उत्तर की तरफ संकेत करती है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। चुंबकीय सुई उत्तर दिशा की तरफ संकेत करती है या पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव उत्तरी एवं दक्षिण ध्रुव के अनुरूप आकर्षित होती है, अतः चुंबकीय सुई भी पृथ्वी के उत्तर ध्रुव की ओर आकर्षित होकर उत्तर दिशा की ओर संकेत करती है। नेक्स्ट, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? ऑप्शन ए तांबे के तार को गर्म करके, ऑप्शन बी तंतु को गर्म करके, ऑप्शन सी परमाणु को उत्तेजित करके, या ऑप्शन डी अणुओं को दोलित करके। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तंतु को गर्म करके श्वेत प्रकाश को नली में पैदा करते हैं, तंतु को गर्म करके। देखते हैं, श्वेत प्रकाश प्रदीप्त ट्यूब में निम्न ताप पर पारे की वाष्प में पैदा होती है। ट्यूब के सिरों पर तंतुओं में विद्युत प्रवाह करने पर पारा वाष्प अदृश्य परावैंगनी किरण उत्सर्जित करता है। ये परावैंगनी किरणें नलिका की आंतरिक सतह पर लेपित प्रतिदीप्तशील पदार्थ की परत पर मिलकर दृश्य प्रकाश उत्सर्जित करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला था? ऑप्शन ए आपेक्षिकता, ऑप्शन बी बोस-आइंस्टीन संघर्षण, संगणन, ऑप्शन सी संहति एवं ऊर्जा की तुल्यता, या ऑप्शन डी प्रकाश विद्युत प्रभाव, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। आप सभी को पता होगा, ऑप्शन डी प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आइंस्टीन को प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या एवं इसके नियम के आविष्कार हेतु 1921 में भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। नेक्स्ट, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? ऑप्शन ए यूरेनियम, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी एल्यूमीनियम। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यूरेनियम। विद्युत उत्पन्न करने में यूरेनियम धातु का उपयोग होता है। यूरेनियम धातु का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पादन करने में किया जाता है। नेक्स्ट, कमरे को ठंडा किया जा सकता है। ऑप्शन ए पानी के बहने से, ऑप्शन बी संपीड़ित गैस को छोड़ने से, ऑप्शन सी रसोई गैस से, या ऑप्शन डी ठोस को पिघलाने से। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी संपीड़ित गैस को छोड़ने से ठंडा किया जा सकता है कमरे को। नेक्स्ट, आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है? ऑप्शन ए टिन, ऑप्शन बी सीसा, या ऑप्शन सी निकेल, या ऑप्शन डी टिन और शीशे की मिश्र धातु। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी टिन और शीशे की मिश्र धातु से बनाया जाता है। फ्यूज एक छोटा तार का टुकड़ा होता है। यह रंगा शीशा टिन लेड मिश्र धातु है। रंगा शीशा यानी टिन और लेड का मिश्र धातु है। इसका गलनांक निम्न होता है। पूछ सकता है गलनांक कैसा होता है? निम्न गलनांक। लघुपथन, अभिसरण यानी कि ओवरलोडिंग, वोल्टता वृद्धि आदि के कारण जब परपथ में धारा निर्दिष्ट मान से अधिक हो जाती है तो फ्यूज गलकर टूट जाता है। इससे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के नुकसान होने एवं किसी प्रकार की दुर्घटना टल जाती है। तो गलनांक निम्न होता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? कुचालक की बात कर रहा है ऊष्मा का। ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी सीसा, ऑप्शन सी पारा, ऑप्शन डी जस्ता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पारा। पारा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है। कोई भी ऐसा पदार्थ जिससे विद्युत धारा या ऊष्मा प्रभावित ना हो कुचालक कहते हैं। जैसे लकड़ी, कांच इत्यादि सभी धातुएं ऊष्मा की चालक होती हैं, लेकिन अन्य धातुओं की तुलना में लेड यानी सीसा एवं पारा की ऊष्मा चालकता कम होती है। लेड की ऊष्मा चालकता लगभग 34.7 वाट पर एम के, जबकि पारा की ऊष्मा चालकता 8.31 वाट पर एम के होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अतिचालक का लक्षण है। ऑप्शन ए उच्च पारगम्यता, ऑप्शन बी निम्न पारगम्यता, ऑप्शन सी शून्य पारगम्यता, या ऑप्शन डी अनंत पारगम्यता। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी शून्य पारगम्यता जो है वो अतिचालकता का लक्षण है। वर्ष 1911 में डच भौतिक विज्ञानी H.K. ऑनेस ने प्रतिरोध पर ताप के प्रभाव का अध्ययन किया। उन्होंने धातुओं के कुछ नमूनों को कुछ केल्विन ताप पर ठंडा करके उसके विद्युत प्रतिरोध की माप की। ऑनेस को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि 4.2 केल्विन ताप पर पारे का विद्युत प्रतिरोध शून्य हो जाता है। यह पाया गया कि न्यून तापों पर अनेक तत्व और यौगिक भी ऐसी ही व्यवहार दर्शाते हैं जैसा व्यवहार करने वाले पदार्थों को अतिचालक कहते हैं। देखते हैं क्या है। अतिचालक कोई प्रतिरोध प्रस्तुत नहीं करते, इसलिए उनमें ऊर्जा ह्रास के बिना विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो अतिचालक जो है उनमें रेजिस्टेंस नहीं होता, कोई भी प्रतिरोध नहीं दिखाते, वो रोकते नहीं है धारा को, वो ऐसे ही फ्लो होने देते हैं। विद्युत प्रवाहित होते समय ऊर्जा का कोई ह्रास नहीं होता। यही कारण है कि एक स्थान दूसरे स्थान को विद्युत का संचरण में अतिचालकों का दक्षतापूर्वक उपयोग किया जाता है। अतिचालकों का दूसरा अनिवार्य गुण यह है कि वे चुंबकीय बल को अपनी सतह पर ही रोक लेते हैं या अपने भीतर प्रवेश नहीं करने देते, अर्थात इनकी चुंबकीय पारगम्यता शून्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध ऑप्शन ए बढ़ता है, ऑप्शन बी घटता है, या ऑप्शन सी वही रहता है, या ऑप्शन डी पहले ही बढ़ता है फिर घटता है, ऑप्शन ए इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक।
तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। गर्म करने पर अर्धचालकता प्रतिरोध जो है वो घटता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अर्धचालक ऐसे ठोस पदार्थ हैं जिनकी विद्युत प्रतिरोधकता चालकों से अधिक परंतु कुचालकों से कम होती है। अर्धचालक का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर कम होता है। नेक्स्ट, ठंड के दिनों में लोहे के गुटकों और लकड़ी के गुटकों को प्रातःकाल छुएं तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्योंकि लोहे के गुटके का ताप लकड़ी के गुटके से कम होता है। ऑप्शन बी, लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। या ऑप्शन सी, लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा खराब चालक है। ऑप्शन डी, लोहे का गुटका लकड़ी से भारी होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। नेक्स्ट, एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है, क्योंकि ऑप्शन ए, पंखा ठंडी हवा की आपूर्ति करता है। ऑप्शन बी, हमारा शरीर हवा में अधिक गर्मी विकृत करता है। ऑप्शन सी, हवा की चालकता बढ़ जाती है। ऑप्शन डी, हमारा पसीना तेजी से वाष्पित हो जाता है। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, हमारा पसीना तेजी से वाष्पित हो जाता है। नेक्स्ट, कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर ऑप्शन ए, आप कमरे को कुछ डिग्री ठंडा कर सकते हैं। ऑप्शन बी, आप इसको रेफ्रिजरेटर के तापमान तक ठंडा कर सकते हैं। या ऑप्शन सी, आप अंदर तक कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। ऑप्शन डी, आप कमरे को ना तो गर्म ना ठंडा कर सकते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। आप कभी रेफ्रिजरेटर का कमरे का अपना दरवाज़ा खोल के देखना, फ्रिज का, और कमरे को बंद कर लेना, तो आपको कमरा तापमान बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दें तो कमरे का तापमान ऑप्शन ए कम हो जाएगा, ऑप्शन बी बढ़ जाएगा, ऑप्शन सी वही रहेगा, या ऑप्शन डी केवल रेफ्रिजरेटर के आसपास के क्षेत्र में घट जाएगा। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। ऑप्शन ए, कपास गर्मियों में कपड़े के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त है क्योंकि यह नमी को अवशोषित करता है। ऑप्शन बी, सीडी बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी, एक्रेलिक को कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है क्योंकि यह कपास से तैयार होता है लेकिन रेशम की तरह चमकता है। या ऑप्शन डी क्या कहता है, टेफ्लॉन का उपयोग नॉन स्टिक रसोई के सामान की कोटिंग के लिए किया जाता है। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, जो कि गलत है, यानी ऑप्शन ई, एक्रेलिक को कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है क्योंकि यह कपास से तैयार होता है लेकिन रेशम की तरह चमकता है। गलत ही पूछा था, ऑप्शन सी गलत है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि एक्रेलिक को कृत्रिम ऊन कहा जाता है, रेयन को सामान्यतः कृत्रिम सिल्क कहा जाता है। नेक्स्ट, दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, आयाम, एम्पलीट्यूड, या ऑप्शन बी, वेवलेंथ, ऑप्शन सी, आवृत्ति, या ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, वेवलेंथ कहते हैं, तरंगदैर्ध्य। कौन सा होता है ये देखो, ये जैसे एक लाइन है, इस पर ये एक श्रृंग हुआ, इस पे ये गर्त हुआ, फिर इस पे ये श्रृंग हुआ, फिर इस पे ये गर्त हुआ। तो हमसे पूछ रहा है ये श्रृंग और ये गर्त, एक दो उत्तरोत्तर श्रृंग यानी कि दूसरा श्रृंग, या दो उत्तरोत्तर गर्त यानी इनके बीच की दूरी जो है, ये वाली दूरी की बात कर रहा है। ये इसे कहते हैं वेवलेंथ, जिसे लैम्डा से दर्शाते हैं, इसे वेवलेंथ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सी या कौन सा नहीं बदलती या बदलता है? ऑप्शन ए, वेव या गति, ऑप्शन बी, तरंगदैर्ध्य, ऑप्शन सी, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति, ऑप्शन डी, अपवर्तनांक, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑफ एक्सप्लेनेशन दे रखा है इसका। जब कोई प्रकाश तरंग वायु से कांच अथवा या एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की आवृत्ति वही रहती है लेकिन उसका तरंगदैर्ध्य और वेग बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ने के काम आने वाला ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस से बनता है? ऑप्शन ए, अवतल यानी इसे क्या कहते हैं, कनकेव, उत्तल, ऑप्शन बी, जिसे कहते हैं कॉन्वेक्स, या ऑप्शन सी, साधारण, या ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, कॉन्वेक्स, उत्तल लेंस। पढ़ने के काम आने वाले ग्लास पास होता है दूरदृष्टि दोष को दूर करता है। दूरदृष्टि दोष कौन सा होता है? हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, दूर की दृष्टि तो हमें दिखती है लेकिन हम नजदीक का नहीं देख पाते उसमें, तो इसके लिए हमें कॉन्वेक्स यूज करते हैं। दीर्घ दृष्टिकोण युक्त कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को तो स्पष्ट देख सकता है परंतु निकट की वस्तु देखने में उसे स्पष्टता नहीं देख सकता, इसलिए उसको फोकस दूरी को उत्तल लेंस के द्वारा दूर किया जाता है। एक होता है, आपके कौन कौन से होते हैं, एक होता है मायोपिया, जिसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं, मायोपिया निकट दृष्टि दोष कहते हैं, उसके लिए क्या यूज करते हैं, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है। इसका तात्पर्य है कि दर्पण का प्रकार है। ऑप्शन ए अवतल, ऑप्शन बी समतल, ऑप्शन सी उत्तल, ऑप्शन डी बेलनाकार के साथ बाहर की तरफ उभरे हुए, ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए अवतल लेंस, जिसे क्या कहते हैं, कॉनकेव, कॉनकेव लेंस कहते हैं, जो कि बड़ा करके दिखाता है। और जो तुम्हारा उत्तल लेंस होता है वो छोटा करके दिखाता है, जो गाड़ी के शीशों मिरर वगैरह में लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः है। ध्वनि का वेग पूछ रहा है वायु में। ऑप्शन ए 10 किलोमीटर पर सेकंड, ऑप्शन बी 330 मीटर पर सेकंड, या ऑप्शन सी 10 मील पर मिनट, या ऑप्शन डी 3 × 10⁻10 मीटर पर सेकंड। तो आप सभी को बताएं करेक्ट आंसर क्या है इसका। ऑप्शन बी 330 मीटर पर सेकंड या 332। अब देखते हैं विभिन्न ताप पर क्या क्या होता है। शुष्क वायु में अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में पूछे तो ध्वनि का वेग 332 हो जाएगा। शुष्क वायु में अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर पूछे तो 346 हो जाएगा मीटर पर सेकंड की बात करेंगे। हाइड्रोजन में 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर बात करेंगे आप सब। हाइड्रोजन में 1248 मीटर पर सेकंड, आसुत जल में 1498, समुद्री जल में 1531 मीटर पर सेकंड, स्टील में होता है 5960 मीटर पर सेकंड, एल्युमिनियम में 6420 और लोहा में 5950 और फ्लिंट कांच जो होता है उसमें होता है 3980 मीटर पर सेकंड। तो दोस्तों आपको इससे ये ध्यान रखना है कि जो ध्वनि का जो वेग होता है सबसे ज़्यादा ठोस में, फिर आता है द्रव और फिर आता है गैस में। सबसे कम किस में होता है, गैस में। और ठोस में भी देखें तो ठोस में भी सबसे ज़्यादा किस में होता है, मिक्स जो होती है एल्युमिनियम जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा होता है। एल्युमिनियम में मिक्स मैक्सिमम होता है 6420 सबसे ज़्यादा। जल में देखें समुद्री जल में 1531, आसुत जल में 1498 और वहीं गैस में देखेंगे तो हाइड्रोजन गैस में 1248 सबसे कम होता है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है। ऑप्शन ए तरंग के समान, ऑप्शन बी कण के समान, ऑप्शन सी तरंग एवं कण दोनों के समान, ऑप्शन डी तरंग कण किसी के समान नहीं। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। तरंग एवं कण दोनों के समान होती है प्रकाश के विकिरणों की गति। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश नीला लगता है क्योंकि। ऑप्शन ए सूर्य के प्रकाश में नीला रंग और रंगों से अधिक है, ऑप्शन बी लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होता है, ऑप्शन सी नीला रंग नेत्र को अधिक सुखदायी है, ऑप्शन डी वायुमंडल दीर्घ तरंग दैर्ध्य को लघु तरंग दैर्ध्य की अपेक्षा अधिक अवशोषित करती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती है। कौन सी, लघु तरंग। वायुमंडलीय अणुओं और परमाणुओं पर प्रकाश पड़ने से ये प्रकाश को भी सभी दिशाओं में प्रकीर्णित कर देते हैं। इस प्रकीर्णन में बैंगनी व नीले वर्ण का प्रकाश सबसे अधिक और घटते क्रम में हरे, पीले, नारंगी और लाल वर्ण के प्रकाश प्रकटित होते हैं, अतः आकाश नीला प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है। ऑप्शन ए प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन बी प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन सी प्रकाश का ध्रुवीकरण, या ऑप्शन सी डी है प्रकाश का व्यतिकरण, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन क्या होता है, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन होता है अपवर्तन। और परावर्तन होता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब यहाँ कोई चीज़ टकरा के इससे रिफ्लेक्ट करके आ रही है, और रिफ्रैक्शन यानी कि वो नॉर्मल से पार करके जाती है। नेक्स्ट, पानी का घनत्व अधिकतम होता है, आप सभी को पता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। डेंसिटी मैक्सिमम होती है और इसी टेम्परेचर पर वॉल्यूम जो होता है वो मिनिमम होता है पानी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 डिग्री सेंटीग्रेड का फ़ारेनहाइट स्केल में है। तो आप सभी ने देखा है, हमने बताया था अभी पहले पुराने वाले क्वेश्चन में, C/5 = F-32/9। इसमें वैल्यू रख देंगे 50 डिग्री सेंटीग्रेड की जगह 50 रख देंगे। 50 5 से 10 बार कट जाएगा, 19 हो जाएगा। F-32 = 19, तो F बराबर 32 और 19 कितना हो जाएगा, 2 9 2 11 12, 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, बर्फ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है, जब पूरी बर्फ पिघल जाएगी तब। ऑप्शन ए पानी फर्श पर पिघल जाएगा, फैल जाएगा, ऑप्शन बी बीकर में पानी का स्तर नीचे आ जाएगा, ऑप्शन डी पानी का स्तर पहले गिरेगा और फिर बीकर में बाहर निकलेगा, ऑप्शन डी जल स्तर नहीं बदलेगा, ऑप्शन डी में से कोई नहीं एक से अधिक। तो आप सबने पढ़ा भी होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी जल स्तर नहीं बदलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या है। सभी को पता होगा, पृष्ठ तनाव कहते हैं, सरफेस टेंशन। गोलाकार बूंद होने के कारण सरफेस टेंशन, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसका। पृष्ठ तनाव आणविक आकर्षण का परिणाम है। वर्षा की बूंद, पिघली धातु की बूंद आदि सभी गोलीय होती हैं, क्योंकि उनकी सतह सिकुड़कर न्यूनतम क्षेत्रफल की होनी चाहती है
और एक निश्चित आयतन के लिए गोलीय आकृति निश्चित सतह का न्यूनतम क्षेत्रफल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे न्यूनतम क्षेत्रफल गोलीय आकृति ही होता है। नेक्स्ट, सबसे ज़्यादा श्यानता किसकी है? श्यानता मतलब विस्कोसिटी किसकी है? विस्कोसिटी उसकी ज़्यादा होती है जो जल्दी फ्लो नहीं कर पाता है। जो जितना जल्दी फ्लो कर पाएगा उसकी उतनी विस्कोसिटी कम होती है। ऑप्शन ए जल की, ऑप्शन बी वायु, ऑप्शन सी खून, या ऑप्शन डी शहद, या ऑप्शन डी में से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। शहद की जो विस्कोसिटी सबसे ज़्यादा होती है। देखते हैं, द्रव जो जितने अधिक गाढ़े होते हैं वे उतने ही अधिक विस्कस होते हैं, यानी श्यान होते हैं। शहद और ग्लिसरीन की श्यानता पानी की तुलना में अधिक होती है। श्यानता का क्रम क्या है? सबसे ज़्यादा शहद की होती है, फिर खून की, फिर जल की, फिर वायु की श्यानता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महासागरों में ऊंची जल तरंग कैसे आती हैं? ऑप्शन ए भूकंप से, ऑप्शन बी सूर्य से, ऑप्शन सी तारों से, या ऑप्शन डी चंद्रमा से। तो आप सभी जानते हो बात ज्वार भाटा की। ज्वार भाटा में सबसे ज्यादा रोल किसका रहता है? चंद्रमा की आकर्षण का। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो ऑप्शन ए इसका द्रव्यमान बदल जाएगा, ऑप्शन बी इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं, ऑप्शन सी भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाएंगे, ऑप्शन डी ना द्रव्यमान ना ही भार बदलेगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं, क्योंकि मास कहीं भी ले जाओ मास सेम रहता है, लेकिन वेट बदल जाता है। क्योंकि वेट इसलिए बदल जाता है, वेट इक्वल होता है मास इंटू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, यानी कि मास तो जो आपका रहेगा वो रहेगा ही, पृथ्वी पाने के बाद में 9.8 की उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसीलिए वो भार बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि ऑप्शन ए उच्च दाब के कारण पानी निम्न तापमान पर उबलने लगता है, ऑप्शन बी उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है, ऑप्शन सी कम दाब के कारण पानी कम तापमान पर उबलने लगता है, ऑप्शन डी निम्न दाब के कारण पानी उच्च ताप पर उबलने लगता है, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती है? ऑप्शन ए चंद्रमा, ऑप्शन बी समुद्र, ऑप्शन सी सूर्य, ऑप्शन डी हवा। सभी को पता है सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होगी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, ऑप्शन ए नाभिकीय विखंडन द्वारा, ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन द्वारा, ऑप्शन सी ऑक्सीकरण अवक्रियाओं द्वारा, या ऑप्शन डी अवकरण अवक्रियाओं द्वारा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया? ऑप्शन ए 10 जुलाई 1992, ऑप्शन बी 19 अप्रैल 1975, ऑप्शन सी 1 नवंबर 1966, या ऑप्शन डी 2 सितंबर 1975। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। नेक्स्ट, वर्ष दीर्घतम होता है, ऑप्शन ए प्लूटो पर, ऑप्शन बी गुरु पर, गुरु मतलब बृहस्पति, बृहस्पति की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है नेपच्यून पर, या ऑप्शन डी पृथ्वी पर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए प्लूटो पर वर्ष दीर्घतम होता है। प्लूटो पर वर्ष दीर्घतम होता है जिसका कक्षीय परिक्रमण काल लगभग 248 पृथ्वी वर्ष होता है। नेक्स्ट, विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग होता है, ऑप्शन ए 3 गुणा 10⁻8 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन बी 3 गुणा 10⁻7 मीटर पर सेकंड, या ऑप्शन सी 3 गुणा 10⁻6 मीटर पर सेकंड, या ऑप्शन डी 3 गुणा 10⁵ मीटर पर सेकंड, या ऑप्शन ई में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग। वे तरंगें जिन्हें संचारित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है उन्हें विद्युत चुम्बकीय तरंग कहते हैं। इनकी चाल निर्वात में प्रकाश की चाल के बराबर यानी कि 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश का धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय है लगभग, ऑप्शन ए 4.2 सेकंड, ऑप्शन बी 1.8 सेकंड, ऑप्शन सी 8.5 मिनट, या ऑप्शन डी 3.6 सेकंड। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 8.5 मिनट, या फिर इसे कितना कह देते हैं 8.31 मिनट भी कह देते हैं इसे। और यहीं अगर हम चंद्रमा का पूछें, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में 1.2 सेकंड समय लेता है। नेक्स्ट, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है अभी देखा 8 मिनट 16 सेकंड, या फिर 8.31 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह सभी को पता है बृहस्पति, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? तो आप सभी को पता है ऑप्शन ए बेसिक, ऑप्शन बी सी, ऑप्शन सी फास्ट, ऑप्शन डी फॉर्टन।
सभी को पता है ऑप्शन सी फास्ट जो है कोई भी भाषा नहीं है, सी बेसिक और फॉर्टर्न कोवल ये सभी भाषा होती है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग की जाती है? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी मॉल्बिडिनम, ऑप्शन सी चांदी या ऑप्शन डी टंगस्टन। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी टंगस्टन को प्रयोग किया जाता है। साधारणतः मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता उन्हें बनाने वाली शुद्ध धातुओं की अपेक्षा अधिक होती है, यानी कि धातुएं जो बनाई जाती है मिश्र धातुएं उनकी जो प्रतिरोधकता होती है, रेसिस्टिविटी जो होती है वो जिन धातुओं से बनाई जाती है उनसे अधिक होती है। साथ ही ताप में परिवर्तन से प्रतिरोधकता में परिवर्तन की दर अपेक्षाकृत कम होती है, अतः उच्च ताप पर इनका शीघ्र ही ऑक्सीकरण नहीं होता है, यानी दहन नहीं होता। इस कारण इनका प्रयोग विद्युत प्रेस, टोस्टर आदि में सामान्य विद्युत ताप नियुक्तियों में किया जाता है। तापदीप्त लैंपों के तंतुओं के निर्माण के लिए केवल टंगस्टन का उपयोग किया जाता है, जबकि तांबा और एल्यूमिनियम का उपयोग विद्युत संचरण के लिए उपयोग होने वाले तारों के निर्माण में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग की जाती है? तो अर्धचालक कौन कौन से आप सभी को पता है, जर्मेनियम और सिलिकॉन दोनों अर्धचालक है, सिलिकॉन भी अर्धचालक है, तो इसमें जर्मेनियम करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु नाभिक के अवयव हैं, परमाणु के नाभिक में क्या क्या होता है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होता है, या इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन होता है, या प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, या प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन तीनों होते हैं। करेक्ट आंसर आप सबको पता है ऑप्शन सी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं नाभिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में गलत विकल्प बताना कौन सा है? ऑप्शन ए नाभिक के अंदर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होते हैं तथा इनका द्रव्यमान नगण्य होता है। ऑप्शन सी परमाणु संख्या एक तत्व के परमाणु प्रोटॉनों की संख्या है। ये ऑप्शन डी समस्थानिक परमाणु ईंधन के रूप में चिकित्सा क्षेत्र में कार्बन डेटिंग आदि में उपयोग होती है। या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इसका। नाभिक के अंदर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो ऑप्शन ए गलत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है? ऑप्शन ए सौर ऊर्जा, ऑप्शन बी ज्वारीय ऊर्जा, ऑप्शन सी परमाणु ऊर्जा, या ऑप्शन डी भू-ऊष्मीय ऊर्जा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सौर ऊर्जा जो है वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु बल का सिद्धांत आधारित है। ऑप्शन ए नाभिकीय संलयन पर, ऑप्शन बी नाभिकीय विखंडन पर, ऑप्शन ए और बी दोनों पर, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नाभिकीय विखंडन पर आधारित है परमाणु बम, तथा हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित होती है आपकी हाइड्रोजन बम। सूर्य भी ऊर्जा जो देता है वो नाभिकीय संलयन के कारण ही देता है। परमाणु बम का सिद्धांत नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। नाभिकीय विखंडन का तात्पर्य भारी परमाणु वाले तत्वों का कम परमाणु वाले तत्वों में टूटना है। इस विखंडन के परिणाम स्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि परमाणु बम और हाइड्रोजन बम में सबसे खतरनाक कौन है, खतरनाक हो जाएगी आपकी हाइड्रोजन बम। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? पहले बताया था हमने समन्वयन प्रतिक्रिया, नाभिकीय संलयन पर आधारित है, लेकिन नाभिकीय संलयन दो होते हैं, एक नियंत्रित और एक अनियंत्रित। तो जो हाइड्रोजन बम बनाया जाता है वो अनियंत्रित नाभिकीय संलयन पर आधारित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, अनियंत्रित संलयन प्रक्रिया। नेक्स्ट, वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती? ऑप्शन ए हीलियम, ऑप्शन बी नियॉन, ऑप्शन सी आर्गन, ऑप्शन डी रेडॉन। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी रेडॉन गैस जो है वो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, वायु में नहीं होती नाभिकीय गैस, नोबल गैस रेडॉन नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? ऑप्शन ए वाट, दूसरा ऑप्शन वोल्टेज, तीसरा लोहा, चौथा एम्पियर। तो ऑप्शन ए है पहला, ऑप्शन बी पहला दूसरा, ऑप्शन सी दूसरा तीसरा, या ऑप्शन डी पहला और चौथा। तो हम सभी जानते हैं विद्युत खपत को किसमें आते हैं? वाट में। ऑप्शन ए ठीक है, केवल एक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में सबसे भारी धातु है? तांबा, यूरेनियम, चांदी या एल्युमिनियम। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यूरेनियम। यूरेनियम 92, परमाणु भार संख्या इसकी 92 होती है तथा परमाणु भार 238 या 239 देते हैं, सबसे भारी धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा फिजिक्स का लास्ट क्वेश्चन है। इनसेट 2A कब छोड़ा गया था? ऑप्शन ए 4 फरवरी 1975, ऑप्शन बी 18 मई 1974, या ऑप्शन सी 10 जुलाई 1992, या ऑप्शन डी 19 अप्रैल 1975। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 10 जुलाई 1992। तो दोस्तों हमने फिजिक्स का पूरा पोर्शन खत्म कर लिया है। फिजिक्स के 100+ क्वेश्चन से 100+ क्वेश्चन हमने फिजिक्स के कर लिए हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताओ।
कमेंट जरूर करना, कमेंट करना मत भूलना दोस्तों। वीडियो कैसा लग रहा है, जैसी आपकी क्वेरी हो वो क्वेरी बताएं। और दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। ये आपके हर एग्जाम में आएंगे क्वेश्चन, यही नहीं है कि आपको बीपीएससी में पूछे जाएंगे, ये हर एग्जाम में पूछे जाएंगे आपको। साइंस के क्वेश्चन, साइंस कभी चेंज नहीं होता, हर एग्जाम के लिए साइंस एक ही रहता है। एसएससी हो, आरआरबी हो, या आपका टीचिंग एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो जहाँ आपके साइंस पूछा जाता है वहाँ ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे रसायन विज्ञान के साथ में। खुश रहो, मस्त रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। थैंक यू दोस्तों।